Students, assalamu alaikum. Welcome to all of you. This is Fashbir Bhatti, your physics tutor. Students, आज हमने स्टार्ट करना है हमारा यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है बेसिकली वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसमें से जनरली 2 से 3 एमसीक्यूज पिक करता है यूएचएस। आज हम डिस्कस करेंगे वर्क को और कल हम पढ़ लेंगे पावर और एनर्जी की सेंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अगर तो वर्क की स्टूडेंट्स बात की जाए ना, तो वर्क को हम 2-3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे जो पहली बात है, हम वर्क को डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क असल में प्रोडक्ट है फोर्स का एंड डिस्प्लेसमेंट का, जो कि फोर्स की डायरेक्शन में होगा, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर फर्दर बात की जाए तो हम यूं भी कह सकते हैं कि वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जबकि स्टूडेंट्स हमसे हम बात यूं भी कर सकते हैं कि वर्क इज एक्चुअली चेंज इन एनर्जी। जरा फर्दर नोट कीजिएगा, अगर हम यहीं से वर्क को इन टर्म्स ऑफ फार्मूलाज मेंशन करें तो हम यूं भी कह सकते हैं कि जो वर्क होता है, वर्क इक्वल आ जाता है एफ डॉट डी के, जिसको हम इक्वल कहते हैं एफ डी कॉज ऑफ थीटा के। वर्क इक्वल्स एफ डॉट डी which is fd cos of theta, but work is also equal to change in kinetic energy। इस बेस पे कहा जा सकता है कि that is 1/2m vf square minus vi square, and work is also change in potential energy which is equal to mg h1 minus h2 स्टूडेंट्स। अब अगर फर्दर स्टूडेंट्स यहाँ पर बात की जाए वर्क के यूनिट्स के बारे में कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वर्क, तो याद रखिएगा ये बात कि वर्क का यूनिट वैसे तो होता है जूल विच इक्वल्स न्यूटन मीटर विच इक्वल्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर तो सीजीएस में देखा जाए तो हम वर्क को शो करते हैं अर्ज में, which becomes equal to 10⁻⁻7 joules। अगर हम देखें कमर्शियल वे में तो शो करते हैं वर्क को किलोवाट और में, which equals 3.6 मेगा जूल्स। अगर हम देखें स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशंस तो हम कहते हैं कि वर्क कैलोरी होता है, which is actually 4.18 जूल, इसको हम 4.2 जूल्स भी कह सकते हैं। जबकि इन टर्म्स ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स वर्क इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसको हम 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जूल्स भी कह सकते हैं। सो दीज ऑल आर जनरली
यूनिट्स ऑफ वर्क जो आप डिफरेंट सिस्टम में यूज करेंगे। अगर तो स्टूडेंट्स हम फर्दर बात करते हैं वर्क की, तो हम जानते हैं कि वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट। तो वर्क इज एक्चुअली अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट था, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स अगर तो हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में और फोर्स की टर्म्स में कि वर्क की डिपेंडेंस किन किन चीजों पर है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें डिपेंडेंस ऑफ वर्क की, तो नोट कीजिएगा बाय फार्मूला तो मेजरली वर्क डिपेंड करता है तीन चीजों के ऊपर। अब उन तीन में से हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से हैं जरा वो नोट कीजिएगा। जो हमारे पास पहला फैक्टर है डिपेंडेंस का, तो वो तो है फोर्स। फार्मूला बता रहा है कि वर्क डायरेक्ट ऑफ फोर्स आती है। इसके बाद जो सेकंड फैक्टर इन्वॉल्व होगा स्टूडेंट्स, वो है डिस्प्लेसमेंट। वर्क डायरेक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आता है। और अगर थर्ड फैक्टर की बात की जाए तो वो है कॉज ऑफ एंगल, कॉज ऑफ थीटा। जितनी ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा वर्क होगा। फोर्स के बढ़ने के साथ साथ वर्क भी इंक्रीज करता रहता है। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं W और F का, तो क्योंकि लिंक डायरेक्ट था तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। बिल्कुल इन द सेम मैनर स्टूडेंट्स, जब हम डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज करते रहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने की वजह से फोर्स, या फिर हम यूं कह लें कि फोर्स के असर पे डिस्प्लेसमेंट की इंक्रीज होने की वजह से वर्क भी इंक्रीज होगा। तो लिंक डायरेक्ट आता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये थीटा गिवन है ना, दिस इज एक्चुअली द एंगल विच इज बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में, हम उसे कहते हैं यहाँ पे थीटा। फर्क कैसे पता चला थीटा से, जरा नोट कीजिएगा। हमने ये बात फर्ज कर ली कि जैसे कि ये एक बॉडी है, सपोज दिस इज अ बॉडी, जिस पर आप यूं फोर्स लगा रहे हैं F इन दिस डायरेक्शन, और मेरे पास इसी तरह से सिमिलर एक और बॉडी है स्टूडेंट्स, जिस पर आप फोर्स लगा रहे हैं इन दिस डायरेक्शन, और मेरे पास यहीं पर स्टूडेंट्स बॉडी है जिस पर आप फोर्स लगा रहे हैं इन दिस डायरेक्शन। अगर तो आप बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट इन ऑल ऑफ दीज केसेस इज अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ भी डी ऐसे है, जबकि यहाँ पर भी डी ऐसे है, जबकि इस केस में भी डी इस तरह से है। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स बात करेंगे एंगल के लिहाज से। जरा फर्ज कीजिएगा हमारे पास पहले केस में द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री हो जाए तो वर्क हो जाता है एफ डी कॉस 0, जो बनता है सिर्फ एफ डी, और हम इसे कहते हैं मैक्सिमम वर्क। अगर एंगल थीटा आ जाए जो 0 और 90 के दरमियान में है, तो हम इसे कहेंगे इंटरमीडिएट वर्क, जो एफ डी और मिनिमम के दरमियान में कुछ भी हो सकता है। अगर एंगल हो जाए यहाँ की तरह 90, तो हम बात जानते हैं cos 90 तो 0 होता है। सो एफ डी कॉस 90 जब करेंगे हमें आंसर मिलेगा 0, और हम इसे कह देते हैं मिनिमम वर्क। तो जो वर्क हमें एंगल पर गेन हो रहा है वो मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान में है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई बच्चा ये पूछे कि सर फर्ज करें मैं फोर्स इस तरफ लगा देता हूँ ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, अब केस क्या होगा? तो स्टूडेंट्स इस केस के अंदर हम देखेंगे कि एंगल बन गया 180 डिग्री, तो हम इसे कहते हैं माइनस एफ डी, लेकिन रहता ये मैक्सिमम ही है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड के लिहाज से बात करते हैं। मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी एफ डी थी, यहाँ पर भी एफ डी है। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। इसका लिंक वर्क की मैग्नीट्यूड के साथ नहीं है। तो हमने यहाँ बड़ी सिंपल सी बात कह दी कि अगर तो ऐसा हो जाए
कि एंगल 0 है या 0 से बड़ा है, लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 90 पर तो वर्क 0 हो जाता है। और अगर 90 से छोटा हो लेकिन 0 या उससे बड़ा कुछ भी हो जाए, तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। अगर एंगल 0 या 0 से बड़ा कुछ भी हो 89 तक, 90 से छोटा, हम उसको पॉजिटिव वर्क में काउंट करेंगे। और अगर तो एंगल 90 पे तो 0 हो गया ना, 90 से बड़ा हो जाए यानी 91 से, और 180 से छोटा हो जाए या चाहे उसके इक्वल हो जाए स्टूडेंट्स, तो हम इसे कहते हैं नेगेटिव वर्क। इस केस में वर्क इज टेकन एज नेगेटिव, हमारे पास वर्क नेगेटिव हो जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है यहाँ पे। पॉजिटिव वर्क कब हो सकता है? जब हम किसी चीज को पुश कर रहे हो। एंगल 90 होने से 0 वर्क कब होता है? जब सर्कुलर मोशन में हो। सेंट्रीपिटल फोर्स से या मैग्नेटिक फोर्स से किया गया वर्क हमेशा स्टूडेंट्स 0 होता है। रीजन, क्योंकि फोर्स और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एंगल 90 बन जाता है। जब एंगल 90 बन जाएगा फिर वहां तो हमारे पास फर्दर वर्क ही नहीं ना होगा। पुश कर रहे होंगे तो पॉजिटिव वर्क हो सकता है। अच्छा जरा देखें, हमने यहाँ पर देखा कि एफ डी तो मैक्सिमम वर्क होता है, और मेरे पास यहाँ पर भी एफ डी आ रहा है। तो क्या इस एफ डी की जगह पॉसिबल नहीं है कि मैं लिख दूं मैक्सिमम वर्क और साथ आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा? अब देखें जरा, वर्क इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क और साथ आ गया कॉज ऑफ थीटा। स्टूडेंट, साथ हम बात करते हैं कि किस तरह से हम एंगल की टर्म्स में यहाँ पर वर्क कैलकुलेट करेंगे। अगर एंगल्स की स्टूडेंट्स बात की जाए तो हम जानते हैं 0 डिग्री को, 30 को, 45 को, 60 को और साथ ही 90 डिग्री को, क्योंकि हमने इन 5 एंगल्स के लिहाज से बात करनी होती है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कॉस 0 भला क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉस 0 तो 1 हो जाता है। हमने कहा इस केस में हमें मैक्सिमम वर्क ही अचीव हो जाता है। कॉस 30 होता है √3/2, तो जो वर्क मिलता है वो √3/2 होता है। अच्छा, आप ना इसको पॉइंट्स में कहते हैं 0.866, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि दिस इज एक्चुअली 86% ऑफ मैक्सिमम वर्क। अगर फर्दर देखा जाए तो cos 45 होता है 1/√2, तो वर्क आ जाता है वर्क मैक्सिमम का बाय √2। अब 1/√2 इज एक्चुअली 0.707, तो स्टूडेंट्स हम इसे कह सकते हैं 70% ऑफ मैक्सिमम वर्क। और अगर फर्दर देखा जाए तो cos 60 होता है 1/2। हमने कहा वर्क इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम वर्क। हाफ के अलावा वो इसी बात को 50% ऑफ मैक्सिमम वर्क भी कह सकता है। 50% ऑफ मैक्सिमम वर्क भी कह सकते हैं। और 90 पर हम तो वैसे ही जानते हैं कि 90 पर तो वर्क होता ही नहीं है, वो तो मिनिमम वर्क होता है हमारे पास। हमने समझा, बात करी डेफिनेशन की, फार्मूलाज के सेंस में, ग्राफ्स के सेंस में, यूनिट्स और डिपेंडेंस किस किस तरह से होती है। अब बात मेरी फर्दर प्लीज याद रखिएगा, वर्क हम डिफरेंट तरीकों से देखते हैं। जैसे हमने बात की कि फर्ज कीजिए जो वर्क आप देख रहे हैं वहां पे तो फोर्स कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स, अगर तो फोर्स है कांस्टेंट तो फिर तो हमेशा जो ग्राफ ड्रॉ होता है ना वर्क का, वो होता है एफ
और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में। जैसे फर्ज कर लीजिए हमारे पास ये ग्राफ आ जाता है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज d, दिस इज f, और कहा गया है कि फोर्स तो कांस्टेंट है, यानी फोर्स के पास ये कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। सो दिस इज द ग्राफ इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट फोर्स। हम दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ते थे। पहली बात कि एरिया क्या होता है। हमने कहा था बेटा एरिया के लिए ना आप y एक्सिस को मल्टीप्लाई करते हैं x एक्सिस के साथ, जो हमें दे देता है वर्क। अब अगली बात स्लोप क्या होती है। स्लोप के लिए हम y एक्सिस को डिवाइड करते हैं x एक्सिस से, f/d। अब इसको हम कह सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट भी, या हम इसको कह सकते हैं सरफेस टेंशन भी, क्योंकि दोनों को हम जनरली शो कर लेते हैं f/d या f/x की सेंस में, जबकि ये हमारे पास वर्क आ जाएगा एरिया ऑफ FD ग्राफ। फर्ज कर लीजिए फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स है वेरिएबल। हमारे पास अगर तो फोर्स वेरिएबल है, यानी कि फोर्स की एक खास वैल्यू नहीं है, तो स्टूडेंट्स इस केस में तो वर्क निकालना पॉसिबल ही नहीं है। वेरिएबल फोर्स से डायरेक्टली वर्क निकालना इम्पॉसिबल है। फिर हम उसको पॉसिबल करते हैं, हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट करते हैं एक काम करके। अच्छा जी, वो काम क्या है? वो काम ये है कि हम डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर देते हैं शॉर्ट इंटरवल्स में। हम सारे डिस्प्लेसमेंट को जो उसने वेरिएबल फोर्स से तय किया था, हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और इसकी वजह ये होती है कि उन छोटे छोटे पार्ट्स में फिर फोर्स क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। जैसे ही फोर्स कांस्टेंट हो जाएगी तो हमारे लिए वर्क निकालना क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। जैसे कि नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्ज कर लीजिए हमें यहाँ पे जो ग्राफ गिवन है ना, दैट इज समथिंग लाइक दिस। हमारे पास यहाँ पर ये ग्राफ है। अब ये मैं वैसे ड्रॉ कर रहा हूँ FD ग्राफ। F कुछ इस फॉर्म में गिवन है हमें यहाँ पे कि पहले ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया। अब ये तो फोर्स वेरिएबल है, एक वैल्यू तो नहीं है इसकी। हमने एक काम किया, इसको स्मॉल इंटर्स में कर दिया डिवाइड। स्मॉल में डिवाइड करने के बाद हमने कहा कि हर वैल्यू ऑफ डी में शर्त ये है कि फोर्स क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहे। अब जो फोर्स इतने पैटर्न में है वो सेम हो, जो इतने पैटर्न में है वो सेम हो। इस तरह से मेरे पास फोर्स हर पैटर्न में क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर सेम हो जाएगी ना, तो फिर हम ये ग्राफ F वर्सेस D में ड्रॉ नहीं करेंगे, हम ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे F cos थीटा वर्सेस डी में। ये पास्ट में MCQ भी आ चुके हैं कि कांस्टेंट फोर्स में आप कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, F वर्सेस डी में ग्राफ ड्रॉ होता है, जबकि इन वेरिएबल फोर्स ग्राफ ड्रॉ होता है बिटवीन F cos थीटा वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में। सर कॉज क्यों इन्वॉल्व होता है? बेटा मैं ना एक एग्जांपल देता हूं आपको, बाकी खुद समझ जाएंगे आप। फर्स्ट करें कि मैंने ये फोर्स ले ली, दिस इज अ फोर्स जो इस पॉइंट पर थी। बेटा मैंने बनाए इसके दो कंपोनेंट्स। बेटा एक कंपोनेंट ये है विच इज एक्स कंपोनेंट, एक बेटा ये विच इज वाई कंपोनेंट। अब आप देखें एंगल मेरे पास ये था, जो कंपोनेंट एक्स के अलोंग है, जो कॉज वाला है, वो डिस्प्लेसमेंट की भी अलोंग है, और जो कंपोनेंट बेटा साइन वाला है वो तो डी पर एंगल 90 बना रहा है। हमने कहा जहां एंगल 90 हो क्या वहां वर्क होता है, वहां तो वर्क ही नहीं होता। हमने फिर बड़ी सिंपल सी बात की कि कोई भी वर्क एफ साइन थीटा कंपोनेंट्स की वजह से नहीं होता, क्योंकि उन सारों का एंगल डी से 90 बन रहा होता है।